मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकत्व। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपन बात करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब क्या हैं, इनका आपस में किस प्रकार से रिलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, इन सब बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर सीधी और सपाट भाषा में बोला जाए तो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र क्या है? द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर इफेक्ट ऑफ मैग्नेट कैन बी फेल्ट। कहने का मतलब है किसी भी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव है उसको प्रेक्षित किया जा सके या महसूस किया जा सके या फील किया जा सके। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। अपन ने अभी प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो अपन ने बात की इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन अगर स्थिर अवस्था में है तो इलेक्ट्रॉन के कारण से स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाती हैं। अगर वही इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज है वह गतिमान अवस्था में होता है तो उसमें मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है, क्योंकि जो मूविंग चार्ज है वह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। एक गतिशील आवेश है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसी से रिलेटेड अपन बात करते हैं द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूँकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो ये पेज है इस पेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड को शो किया है। या प्लस निशान का मतलब क्या होता है? प्लस निशान का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पेज है तो ये प्लस निशान का मतलब यह है कि किसी भी पेज में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे पेन की दिशा ऊपर की तरफ, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और इनमें इस मैग्नेटिक फील्ड में एक तार रखा हुआ है, कोई भी एक कंडक्टिंग तार है, वायर है, और इसमें एक करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो होने के कारण से इसमें मैग्नेटिज्म होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसमें और इसमें उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक बल लगेगा। वह बल या वह फोर्स आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो उसी के आधार पर अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र, जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र एक ही था अपन बात करते, वैसे ही अपन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र जिसे कैपिटल बी से डिफाइन करते हैं को अपन परिभाषित करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता अर्थात 1 एम्पियर एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो, तब चालक तार पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ओके, कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई भी एक चालक तार रखा और उस चालक तार में कोई एकांक प्रबलता या 1 एम्पियर की या यूनिट एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तब इस चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण से जो बल लगता है वह बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र को अपन कैपिटल बी से दर्शाते हैं। यह एक सदिश राशि है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की और इसकी विमा की। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक अपन कैसे ज्ञात करते हैं? अब देखिए, कोई भी एक चालक तार या कोई भी एक आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ओके, सपोज यह एक आवेश है Q, ये किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, यह चुंबकीय क्षेत्र है और यह आवेश अब गतिशील है और यह आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से एक थीटा कोण के वेग की तरफ गतिशील है। अर्थात आवेश की जो गति की दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाती है, सीधी सीधी बात है। तब इस पर लगने वाला बल F, या इसको कई बार FM मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी बोलते हैं, चुंबकीय बल भी बोलते हैं, तो इसको FM बोल दो या F बोल दो। ये चुंबकीय बल F इज इक्वल टू या FM इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। अब आप देख सकते हैं कि इस समीकरण में, ये जो समीकरण है इस समीकरण में V क्रॉस B सदिश गुणनफल है।
अर्थात इस पर आरोपित बल है वो एक सदिश राशि है। और v क्रॉस b का मतलब क्या हो गया कि v है वह b के साथ में थीटा कोण है, और इसके v है वो b के ऊपर एक प्रोजेक्शन बनाता है साइन थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अपन बात करते हैं F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। चूंकि अगर वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तब थीटा का मान अपन लेते हैं 90 डिग्री और साइन थीटा 1, तो F बराबर क्यू वी बी हो गया। ये सिंपल सा फॉर्मूला, चूंकि ये फॉर्मूला बताने का मतलब यही था, अपन चाहे तो अपन सीधा भी लिख सकते थे F बराबर क्यू वी बी, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता है। इससे अपन यहाँ पर कैसे आए, इसका बताने का मकसद केवल यह है कि आप अब इससे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा ज्ञात करेंगे या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर B है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब F बराबर क्यू वी बी है, तो B बराबर F बटे क्यू वी, जहाँ पर F है चुंबकीय बल, Q है आवेश और V है आवेश का वेग। तो अब बताइए F का मात्रक क्या होता है। F बल है, चुंबकीय बल है, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन एमकेएस या एसआई पद्धति के अंदर। Q क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। ओके, और कूलम होता है, या इसको एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि अपन को पता है Q बराबर IT, तो ये होता था एम्पियर सेकंड। V क्या है, V है मीटर प्रति सेकंड, तो न्यूटन बट्टे एम्पियर सेकंड इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो आप देखेंगे सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये बचेगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, यह बन जाता है बच्चा लोगों टेस्ला, अर्थात 1 न्यूटन बटे 1 एम्पियर गुणा 1 मीटर बराबर 1 टेस्ला। यह एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एसआई या एमकेएस मात्रक है। जो एक वैज्ञानिक थे टेस्ला, जिन्हें चुंबकीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया, तो उन टेस्ला को ही रेस्पेक्ट देने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान टेस्ला रख दिया गया। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वह न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है और उसको अपन टेस्ला के बराबर मानते हैं, तो टेस्ला भी उसका एमकेएस मात्रक हुआ। ठीक है, अब आप देखिए टेस्ला एमकेएस मात्रक, तो इसको परिभाषित कैसे करते हैं। एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यदि 1 कूलम आवेश, अर्थात आवेश का मान 1 कूलम है, 1 कूलम आवेश को किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड से गति करवाएं, तो आवेश पर लगने वाला बल 1 न्यूटन है, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला होगी। अब आप इसको यूँ समझिए, 1 कूलम आवेश है, 1 कूलम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। लगभग इतने इलेक्ट्रॉनों को 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करवाई जाए किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, और गति करवाएंगे तो उन इलेक्ट्रॉन पर या उन 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल 1 न्यूटन हो जाए, तब वह, अर्थात इतना चुंबकीय क्षेत्र हो कि वह 1 न्यूटन का बल लगा सके, तो वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला होगी। ओके, तब ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला होगी, अर्थात 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन बटे 1 एम्पियर और गुणा 1 मीटर होता है। चूंकि अपन को ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि टेस्ला है वह जो मात्रक है बच्चा लोगों, वह एमकेएस मात्रक है। तो फिर इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो उसका सीजीएस मात्रक होता है गाउस पे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड एक नियम दिया था, गाउस लॉ, जो गाउस लॉ बोलते हैं। अगर आगे सिलेबस में आया तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली इसको सिंपल भाषा में अपन लिख देते हैं, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, अर्थात इसका मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस है वह 0 होता है। सीधी सीधा मतलब इसका यह है कि चुंबकीय क्षेत्र का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उसका एकल ध्रुव नहीं होगा। हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके वह द्विध्रुव होना उसका जरूरी है, नॉर्थ साउथ पोल होने जरूरी है। तो अपन ने बात की 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन बटे 1 एम्पियर गुणा 1 मीटर। ओके, अब इसको सीजीएस पद्धति में लिखते हैं। तो 1 न्यूटन को तो लिखेंगे अपन 1 डाइन,
1 एम्पियर को 1 एम्पियर में ही और 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर में। तो फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसके कैलकुलेशन आप वीमीय सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो वीमीय सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं और इसकी कैलकुलेशन में आएगा 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा मात्रक गाउस भी है। अगर अपन लिखते हैं 1 गाउस, 2 गाउस, 5 गाउस, इसका मतलब अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बता रहे हैं, लेकिन वह चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक है। बड़ा मात्रक है टेस्ला। टेस्ला कितना बड़ा मात्रक है? 10,000 गाउस मिलते हैं तब 1 टेस्ला बनता है। जैसे आपको पता है ना 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर लंबाई का छोटा मात्रक हो गया। या फिर अपन बोलें कि 1000 मिलीमीटर 1000 होते हैं तब 1 मीटर होता है, तो लंबाई का और भी छोटा मात्रक हो गया मिलीमीटर, और बड़ा मात्रक अपन ने बोल दिया मीटर। तो ठीक है, ऐसे गाउस है वह चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक है और टेस्ला बड़ा मात्रक है। अब टेस्ला और गाउस के बीच में संबंध यह है कि 10,000 गाउस बराबर 1 टेस्ला। अब ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पृथ्वी अर्थ का कुल चुंबकीय क्षेत्र 0.5 गाउस होता है। आप सोचिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र केवल आधा गाउस, और आजकल वैज्ञानिक अपनी लैब में प्रयोगशाला में 1, 2, 3, 5, 10, 20 टेस्ला तक का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए इवन 200-300 टेस्ला तक का चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न किया जा सकता है कुछ सेकंड के लिए। आप लोगों ने अगर नाम सुना हो टॉकमैक, टॉकमैक का मतलब ये होता है कि एक गोल नली होती है जिसको अपन एक वर्ताकार आकृति में मोड़ के रखते हैं। जैसे कि मैं आपको डिजाइन के लिए बताऊं कि यह एक गोल नली है इस प्रकार से, टोराइड बोलते हैं इसको, टोराइड, और इसके बीच में से प्लाज्मा बहता है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी स्टेज, और उसके द्वारा उसको कंट्रोल, प्लाज्मा हाई टेम्परेचर बता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, कन्फाइनमेंट किया जाता है उसका मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो यह जो है इसको टॉकमैक बोलते हैं। तो उसमें बहुत उच्च वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। आपने अगर MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस नाम सुने हो, तो इसमें भी उच्च कोटि का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला जो NMR करवाते हैं, MRI करवाते हैं उसमें। जबकि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कितना? मात्र आधा गाउस। तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से 10,000, 20,000, 50,000 गुना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड तो लैब्स में क्रिएट किया जा सकता है। ओके, ये अपने सिंपल बात की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब मैग्नेटिक फील्ड की विमा, मैग्नेटिक फील्ड की विमा कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे अपने मात्रक ज्ञात किया, वापस देखिए F बराबर QVB, तो B बराबर F/QV। F का विमा क्या होती है? M1L1T-2। Q की विमा क्या होती है? Q बराबर IT, मतलब A1T1। V की विमा क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड, तो M1T-1। ओके, तो ये सारे मान मैंने रख दिया यहाँ पर। देखिए ये सारे मान रख के आप कैलकुलेट कीजिए। ये ऊपर आ गया फोर्स M1L1T-2 डिवाइडेड बाई A1T1 इंटू L1T-1। तो T-1 से T+1 कैंसिल हो गया, L1 से L1 कैंसिल हो गया, बचा क्या? M1L0T-2 A-1, ये हो गया। ठीक है, ये हो गई है चुंबकीय क्षेत्र की विमा। कई बार एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में इसको पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में। अब अपन बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की। तो स्टूडेंट्स, अपन ने जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाओं की बात की थी, ठीक वैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। आपको एक बात और बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। किसी भी चार्ज के लिए, कोई मूविंग चार्ज है वह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन उसका खुद इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो जो मूविंग चार्ज है वह एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, इसको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रकाश, लाइट। जो प्रकाश होता है ना, उसमें वह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। क्योंकि प्रकाश के अंदर विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, बस फर्क इतना है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो अपन बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं। तो देखिए एक चुंबक है, मैंने डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। तो अब देखिए यह एक चुंबक है। तो इस चुंबक में जैसे अपन ने कहा ना कि विद्युत क्षेत्र के अंदर प्लस आवेश है, धन आवेश है, तो उसमें चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर, ऋण आवेश है अंदर की ओर। तो इससे धन से ऋण आवेश की ओर चुंबकीय बल रेखाएं गति करती हैं, है ना, इस प्रकार से। तो अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा बता सकते हैं कि प्लस से माइनस की ओर है। ठीक है, ऐसे ही इसमें नॉर्थ और साउथ पोल, तो नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से नॉर्थ से साउथ की ओर इसे चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। नॉर्थ से बाहर की ओर, साउथ के अंदर आती ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। और
इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? ये कंटिन्यूस होती हैं, ये एक दूसरे को काटती नहीं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आप एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक और कंटिन्यूस या वो काल्पनिक और सतत रेखाएं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं तथा किसी भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के एकांक ध्रुव की प्रबलता, नॉर्थ या साउथ ध्रुव को व्यक्त किया जाता है इसमें। अर्थात अपन जो चुंबकीय बल रेखाएं जब प्लॉट करते हैं, उनको खींचते हैं, तो अपन को पता चलता है कि जो चुंबकीय ध्रुव हैं नॉर्थ और साउथ वो कितने स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना ज़्यादा प्रबल है, उतनी ही ज़्यादा ही प्रबल चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, तो उसकी प्रबलता को भी ये बताती हैं। अभी इसकी बात करते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण या विशेषताएं क्या क्या होती है, जो मैंने डिस्कस किया। अभी उसको बारी बारी से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन MFL या चुंबकीय बल रेखाएं, इनके गुण क्या क्या होते हैं? सबसे पहला गुण, ये बंद वक्र बनाते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट ए क्लोज लूप। अर्थात ऐसा नहीं है कि चुंबकीय बल रेखाएं हवा में कहीं भी जाके गुम हो गई हैं। अगर किसी एक किनारे से वो शुरू होती हैं तो किसी दूसरे किनारे पर जाके खत्म होती हैं, भले ही वो कितना भी बड़ा लूप क्यों न बनाए। तो अगर आप चुंबक की बात करते हैं तो देखिए यहाँ के नॉर्थ, मैं इसको नॉर्थ बोलूँ इसको साउथ बोलूँ, तो नॉर्थ से चलती है तो साउथ पर जाके खत्म होगी वो हर चुंबकीय बल रेखा है। अगर कोई चुंबकीय बल रेखा ऐसे बुक में दिखाई गई है जो खाली है, कहीं बाहर नहीं जा रही, इसका मतलब वो बहुत बड़ा लूप बना रही है, बहुत बड़ा लूप बना रही है। जैसे ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के केंद्र पे एक बड़ा सा चुंबक के मैग्नेट रखा मानते हैं, मैग्नेट बार मानते हैं रखा हुआ, तो इसके नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय बल रेखाएं बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छी बात यह है कि इन चुंबकीय बल रेखाओं का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को स्टडी करते हैं अपन वैज्ञानिक। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको जियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, भू चुंबकत्व है, और उसका अध्ययन करके अपन पृथ्वी के बारे में बहुत सी जानकारी ले सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, अपन पृथ्वी के घनत्व का अध्ययन करके, पृथ्वी के अंदर जो मिनरल्स हैं, पृथ्वी के अंदर जो भी ऑयल है, पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो लेयर बनी हुई हैं, रॉक्स हैं, मतलब पूरी पृथ्वी की जो मॉर्फोलॉजी है, जो सतह है और आंतरिक सतह, उसके बारे में अपन जानकारी ले सकते हैं। और इसमें एक विभाग है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स के बारे में जानकारी के लिए रिसर्च करता है। तो इससे पृथ्वी के मौसम की फोरकास्टिंग की भविष्यवाणी की जा सकती है। आंधी, तूफान, बारिश, रेडिएशन, आयनाइजेशन, सब प्रकार की स्टडी इसमें की जा सकती है। दूसरे इसके गुण क्या है? पहला गुण है बंद वक्र बनाती हैं चुंबकीय बल रेखा। दूसरा गुण है किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखा के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप एक डॉट लगा दीजिए। मान लो देखिए, ये मैं कहूँ कि वापस ये चुंबकीय बल रेखा है और एक चुंबकीय बल रेखा मैंने खींच दिया है, तो आप किसी भी बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, यहाँ पर खींच दीजिए, यहाँ पर खींच दीजिए, यहाँ पर खींच दीजिए। लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा की बात करें, चुंबकीय बल रेखाएं मान लो इस प्रकार से हैं। ये अगर नॉर्थ है तो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ। तो चुंबकीय बल रेखाओं को चलने की दिशा में होगी डायरेक्शन ऐसे। तो हर बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। नंबर 3, चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि अगर कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं, सपोज ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे काट देती है, या फिर ऐसे काट देती है, या फिर ऐसे काट देती है, तो कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं अगर एक दूसरी जगह पर काटती हैं, तो जिस जगह पर काटती हैं वहाँ पर, उस पॉइंट पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखेंगे तो उसकी 2 दिशाएं मिलेंगी। तो किसी भी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं हो सकती हैं, इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है, मजबूत होता है, वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं घनी होती हैं। मतलब घनी रेखाएं, जिस प्रकार से घनी रेखाएं, यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं होंगी, इस प्रकार से ऐसे होंगी, तो चुंबकीय बल रेखाएं घनी होंगी, डेंस होंगी, हाईली डेंस होंगी। और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन या चुंबकीय बल रेखाएं कम होती हैं। ओके, तो अगर आप कहीं पर चुंबकीय बल रेखाएं खींची हुई देखें और वहाँ पर लाइन है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कम खींची हुई हैं, तो इसका मतलब ये मानते हैं कि वह चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर दुर्बल है।
कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है, और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा है इसका मतलब वह चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। अगर किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं सीधी और समान दूरी पर हैं, जैसे अपन बात करते थे विद्युत क्षेत्र की, कि विद्युत क्षेत्र अगर एक समान दूरी पर है, सीधी रेखाएं हैं, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को अपन एक समान विद्युत क्षेत्र बोलते थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, तो चूंकि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होता इसलिए किया गया कार्य जीरो होता है। ठीक है, ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं अगर किसी स्थान पर सीधी और समान दूरी पर होती हैं, तो देखिए सीधी रेखाएं और समान, हर एक के बीच में डी डी डिस्टेंस है, डी 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 समान डिस्टेंस है, तो इस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, छठा पॉइंट है, प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाएं होंगी जो अपने आप में अंडरस्टूड है। अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा, चुंबकीय पदार्थ होगा, तो उसमें चुंबकीय गुण होंगे। चुंबकीय गुण होंगे तो उसमें दो ध्रुव बनेंगे, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। और जब दो ध्रुव बनेंगे तो चुंबकीय पदार्थ है वह एक्चुअली चुंबक या चुंबकीय पदार्थ है वह चुंबकीय बल रेखाओं से ही दर्शाया जाता है, तो उसके लिए चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। सातवां पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को किसी दिक्पात या चुंबकीय सुई, एक छोटी सी नीडल होती है, जैसे मैं कहूँ कि यह एक चुंबक है, तो एक छोटी सी नीडल होती है ऐसे, तो उसमें ऐसे छोटा सी घड़ी होती है और वह कैंपस टाइप कंपास होता है वैसे, तो उसकी सुई चुंबकीय के क्षेत्र के नॉर्थ दिशा की तरफ हमेशा इशारा करती है। तो इसको बार बार रखते जाएंगे, ऐसे रखेंगे, तो यह हमेशा डायरेक्शन जिस दिशा में रहेगी उस दिशा में चुंबकीय बल रेखाएं खींच देंगे। तो इससे अपन चुंबकीय बल रेखाओं को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय अपवाह या चुंबकीय फ्लक्स। जिस प्रकार से विद्युत अपवाह था वैसे ही चुंबकीय अपवाह है। ये बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं कहीं से जा रही हैं, गुजर रही हैं, और उन चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में अपन कोई भी क्षेत्र अल्पांश लेते हैं, अपन ये बोल देते हैं कि भाई इस क्षेत्र में कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, वह उसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं की डायरेक्शन ये है। अब ये क्षेत्र अल्पांश लिया, तो क्षेत्र अल्पांश को किसी भी थीटा एंगल के ऊपर अपन लिया क्षेत्रफल, ये देखिए यह एकदम से उसके सीधी दिशा में लिया है, अर्थात यहाँ पर देखिए चुंबकीय बल की दिशा यह है और क्षेत्र अल्पांश की दिशा में मानूं यह अपन थोड़ा सा नीचे की तरफ मान लेते हैं, इसमें अपन मानते हैं तो एकदम सीधी दिशा में और इसमें ऊपर दिशा में। तो आप देख सकते हैं कि जिसे चुंबकीय बल रेखा थीटा कोण पर बनाती हैं, वहाँ पर थोड़ा सा अपन ये कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं कम गुजर रही हैं। ये एकदम सामने होगा इसके, तो इसमें से पूरी अच्छे से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। और चुंबकीय बल रेखाओं के साथ में अगर क्षेत्र अल्पांश या क्षेत्रफल की दिशा 90 डिग्री होगी तो इसमें एक भी चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरेगी। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और जो क्षेत्र अल्पांश है, क्षेत्रफल है, उसके बीच का कोण थीटा इंपॉर्टेंट है। तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल अल्पांश का जो गुणनफल है वो चुंबकीय फ्लक्स को डिफाइन करता है, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से नॉर्मली लंबवत किसी चुंबकीय, अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र अल्पांश से जो चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत हो से निकलने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मान लो एक क्षेत्र अल्पांश है तो इसमें से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, 100, 50 जितनी भी गुजरती है, तो ये क्षेत्रफल सपोज जितना क्षेत्रफल है उसका चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में भाग दे दो तो एकांक हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं प्रत्येकांक क्षेत्रफल तो हो जाएगा, तो ये इसका फ्लक्स हो जाएगा। तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको परिभाषित करते हैं फाई एम, मैग्नेटिक फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। तो डी ए और बी के बीच में जो एंगल है वह बनता है अपना थीटा, तो थीटा बनता है, देखिए मैंने साइड में बताया है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स था फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है फाई एम बराबर बी डॉट डी ए। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो थीटा का मान 90 डिग्री है, इसका मतलब कोस थीटा बराबर 0, तो कोस थीटा बराबर 0 और थीटा का मान 0 है तो कोस थीटा बराबर 1, अर्थात अधिक फाई एम इज इक्वल टू बी डी ए कोस थीटा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षेत्र अल्पांश दोनों सेम दिशा में है तो अधिकतम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम गुजरेगा उस क्षेत्र अल्पांश से। तो एफ एम मैक्सिमम बराबर बी डी ए, और मिनिमम कब होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र जिस अल्पांश से गुजर रहा है उस क्षेत्रफल की दिशा एक दूसरे के सापेक्ष 90 डिग्री है। तो फाई एम मिनिमम बराबर 0। ओके, तो फाई बराबर बी डी ए, ध्यान आपको ये वाला। अब आप कह सकते हैं कि बी का मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये था ना, और इसको बोला था टेस्ला, ठीक है, टेस्ला बोला था। अब फाई का मात्रक क्या हो जाएगा,
फाइव का मतलब गुणा कर दीजिए इससे मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना अपना न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, देखो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया इसको आप लोगों के लिए, तो ये न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर है। इसको बोलते हैं वेबर। जैसे टेस्ला, आपको पता है एक टेस्ला आपने किसको बोला था, एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति 1 एम्पियर 1 मीटर। वैसे ही एक वेबर, एक WB, एक वेबर बराबर 1 न्यूटन 1 मीटर प्रति एम्पियर। यह है एक वेबर, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक या MKS मात्रक। तो एक टेस्ला और एक वेबर। अब आपको टेस्ला और वेबर के बीच में भी रिलेशन पता होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि एक वेबर बराबर एक टेस्ला गुणा 1 मीटर स्क्वायर, अर्थात वेबर बराबर टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये होता है, ये वेबर है वह टेस्ला और मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।